नमस्कार विद्यार्थियों। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके उद्देश्यों पर चर्चा की थी। हालांकि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना से पहले भी भारत में कई संगठन या संस्थाएं थी जो राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रही थी, लेकिन हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी संस्था अपने कार्य और स्वरूप की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर की नहीं थी। कांग्रेस वो पहली संस्था थी जिसमें संपूर्ण भारत के लोगों की आवाज़ थी, यानी एक राष्ट्रीय स्तर का पहला संगठन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आज इस व्याख्यान में हम कांग्रेस का इतिहास या भारतीय स्वाधीनता संग्राम का जो इतिहास रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 ईस्वी तक भारतीय जो स्वाधीनता की प्राप्ति का जो लक्ष्य था और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस द्वारा विभिन्न प्रकार के जो कार्य किए गए, उसके आधार पर कांग्रेस के इतिहास या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को हम 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। पहला कालखंड है उदार या नरम राष्ट्रवाद का काल, जिसे 1885 से 1905 तक के रूप में जाना जाता है। और इस कालखंड में कांग्रेस कोई क्रांतिकारी संस्था नहीं थी और इस समय कांग्रेस के जो नेता थे वो ब्रिटिश शासन के प्रति विश्वास तथा सहयोग की नीति पर विश्वास करते थे। इसके बाद में जो दूसरा कालखंड है उसको उग्र राष्ट्रवाद का कालखंड के नाम से संज्ञा दी जाती है और ये 1906 से 1909 तक ये कालखंड माना जाता है। और तीसरा कालखंड गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है, जो 1920 से भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक माना जाता है। अपने प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस संपूर्ण रूप से उदारवादी नेताओं के प्रभाव में थी और जिनका विश्वास विशुद्ध रूप से संवैधानिक साधनों में था और जिनके आंदोलन का लक्ष्य यही था कि भारतीय शासन व्यवस्था में थोड़े बहुत सुधार कर दिए जाएं। और कांग्रेस के इस उदारवादी कालखंड जो 1885 से 1905 तक है में कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले प्रमुख उदारवादी नेता थे उमेश चंद बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी जैसे प्रमुख उदारवादी नेता थे जो प्रारंभिक समय कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। तो प्रारंभिक समय में जो उदारवादी थे वो सुधार की नीति में विश्वास करते थे और उनकी जो मांगे थी वो बहुत उच्च स्तर की नहीं थी, यानी कि वो स्वतंत्रता प्राप्ति की मांग नहीं कर रहे थे। उनकी प्रमुख मांगे थी भारतीय शासन की जांच हो, भारत मंत्री तथा भारत परिषद, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार तथा उनमें सुधार, भारतीयों को उच्च नागरिकता सैनिक पदों पर भारतीय लोगों की नियुक्ति और इंग्लैंड से आने वाले जो कपड़ा है उस पर आयात कर लगाना। तो इस प्रकार की मांगे उदारवादी जो नेता थे उनके द्वारा की गई। 1885 से 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर उदारवादियों का प्रभाव और नियंत्रण बना रहा। तो इस व्याख्यान में हम जो उदारवादी हैं उनकी विचारधारा का अध्ययन कुछ बिंदुओं के माध्यम से करेंगे। पहला जो उदारवादियों की विचारधारा थी वो
ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति, यानी कि जो प्रारंभिक समय में कांग्रेस का संचालन करने वाले उदार राष्ट्रवादी थे, वो उच्च कोटि के देशभक्त थे, लेकिन वे अपनी देशभक्ति के बावजूद भी ब्रिटिश शासन के बड़े प्रशंसक थे और ब्रिटिश शासन के उपकारों के प्रति उनके मन में हम कह सकते हैं कि एक कृतज्ञता का भाव था और वे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति राजभक्ति का भाव रखते थे। दूसरा, उदारवादी अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, यानी उदारवादियों को अंग्रेज़ों की जो न्यायप्रियता थी उसमें अटूट विश्वास था और इस विश्वास ने ही उनमें अंग्रेज़ों के प्रति जो राजभक्ति है उसकी भावना को जन्म दिया। उदारवादियों का मानना था कि जो अंग्रेज़ जाति है वो स्वभाव से ही न्यायप्रिय है और अगर उन्हें जो भारतीय दृष्टिकोण है उसका अगर हम ठीक ढंग से ज्ञान करा देंगे तो वो भारत की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर देंगे। तीसरा, उदारवादियों का मानना था कि जो ब्रिटेन के साथ जो संबंध हैं वो भारत के हित में मानते थे, यानी अधिकांश जो प्रारंभिक राष्ट्रीय नेता थे वो पश्चिमी शिक्षा के परिणामस्वरूप थे और उनका विचार था कि ब्रिटिश शासन ने साहित्य, शिक्षा, यातायात और संचार व्यवस्था के रूप में हमें एक प्रगतिशील जो सभ्यता प्रदान की है वो ब्रिटिश शासन की बदौलत ही है और इसके साथ ही ब्रिटिश शासन ही भारत की आंतरिक अशांति और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करने में समर्थ है। इसलिए उनका मानना था कि ब्रिटेन के साथ जो भारत के संबंध हैं वो भारत की भलाई के लिए ज़रूरी हैं। अगली उनकी जो कार्यपद्धति थी वो कर्मिक सुधारों में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि एकदम से ही जो स्वतंत्रता का लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो तात्कालिक रूप से वो आवश्यक सुधारों जैसे विधान परिषदों, स्थानीय संस्थाओं या रक्षा सेवाओं में सुधार से संतुष्ट थे, यानी वे किसी भी प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध थे। कर्मिक सुधार में वो विश्वास करते थे। उदारवादियों की जो कार्यपद्धति थी वो संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे, यानी उनके जो साधन थे वो उग्र नहीं होकर हम कह सकते हैं कि सौम्य तथा उदार थे और उनकी पद्धति की उदारता के फलस्वरूप ही उनकी कार्यपद्धति भी उदारवादी बन गई। वे शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे और अपनी आवश्यकताओं और मांगों की प्राप्ति का वैधानिक मार्ग उचित मानते थे। वे प्रार्थना पत्र भेजकर सरकार को भारतीय जनता की समस्याओं से अवगत कराने में विश्वास करते थे। प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रतिनिधिमंडल भेजकर शासन पर दबाव डालने का तरीका भी उन्होंने अपनाया और भारत के कुछ प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड भी भेजे गए जहां ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीय समस्याओं से अवगत कराया। तो इस प्रकार जो उदारवादी नेता थे वो पाश्चात्य रंग में रंगे हुए थे और वे पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य जो संस्कृति थी, संस्थाएं थे, उनकी बड़े प्रशंसक थे और भारत पर ब्रिटेन के साम्राज्य को उदारवादी वरदान मानते थे। हालांकि उनके जो आलोचक हैं वो उनकी आलोचना करते हैं कि उनमें कष्ट सहने, देश के लिए त्याग करने और बलिदान करने की जो भावना थी उसका अभाव था और वे केवल प्रार्थना पत्र, याचना पत्र या प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते थे। वे सब तरीके इतने विनम्र थे कि ब्रिटिश सरकार ने हमेशा उनकी उपेक्षा की। हालांकि उनकी दुर्बलताओं के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि उदारवादी नेता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक कर्णधार थे और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में उनका
बड़ा महत्व है, क्योंकि उन्होंने भारतीय लोगों के मन में एक राजनीतिक शिक्षा का संचार किया और देश में एक नवीन चेतना उन्होंने जागृत की। तो आज के इस व्याख्यान में इतना ही। कल हम उदारवादियों का जो मूल्यांकन है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।